गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल 24U पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुनादी आवृत्ति के बारे में। इसके पिछला वाला वीडियो मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, मतलब अनुनादी आवृत्ति की स्थिति मैंने समझाया था। आज इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे और पूरा डेफिनेशन बताएंगे। ध्यान समझो, अनुनादी आवृत्ति क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा की वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर एलसीआर परिपथ की संपूर्ण प्रतिरोध का मान न्यूनतम एवं उससे बहने वाली धारा का मान महत्तम हो जाता है, इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति क्या है? तो ये मेरे पास एक एलसीआर परिपथ है। एलसीआर परिपथ किसे कहते हैं? जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली, एक संचक और एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। तो ये कौन सा परिपथ होगा? एलसीआर परिपथ कहते हैं इसको। कौन सा परिपथ कहेंगे? बोलो, एलसीआर परिपथ। और एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होता है वो जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? एलसीआर परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर एलसीआर परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाए। तो न्यूनतम कैसे होगा? जेड का वैल्यू सबसे कम कब होगा? जब ये एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएगा तो ये जो एक्सएल और एक्सी वाला टर्म हट जाएगा। तो हट जाएगा तो जेड का वैल्यू घटा ना, तो जेड का वैल्यू घट के कितना हो जाएगा? √r² हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो, तो बराबर √r², यानी क्या हो गया? बोलो, r। तो ये क्या हुआ? एलसीआर परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा क्या हो गया? बोलो, न्यूनतम हो गया। जब न्यूनतम हो जाएगा तो आई बराबर क्या पढ़ा था? आई बराबर ई बाई जेड। आई बराबर ई बाई जेड। अरे हम लोग जेड बराबर क्या पढ़े थे? ई बाई आई पढ़े थे। तो आई बराबर क्या होगा? ई बाई जेड होगा। तो अगर जेड का वैल्यू सबसे कम तो आई का वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी कि क्या होगा? बोलो, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आई नॉट से। समझ में आ गया? तो एलसीआर परिपथ की वह एलसीआर परिपथ के प्रतिवर्ती धारा की वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर एलसीआर परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम माने कम हो जाएगा, और इससे बहने वाली धारा का मान महत्तम हो जाता है, तो इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और अनुनादी आवृत्ति कब मिलता है? जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाता है। जब एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाए? बोलो, बराबर है। तो इसीलिए अनुनादी आवृत्ति पर यहां तक तो लिखना ही है। फिर देखो आगे डेरिवेशन करेंगे तो अनुनादी आवृत्ति पर क्या होगा? अनुनादी आवृत्ति पर क्या होगा? एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, एक्सी। सारा कहानी अभी बताएं। एक्सएल का फॉर्मूला याद करो। एक्सएल का फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एल, और एक्सी का फॉर्मूला था 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पढ़ो, एक्स ओमेगा एल के जगह माने एक्सएल के जगह ओमेगा इंटू एल, और यहाँ एक्सी के जगह लिखोगे 1/ओमेगा सी। और याद रखना, अनुनादी आवृत्ति को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। बोलो, न्यू नॉट से। मतलब अगर बातें हम अनुनादी आवृत्ति पर कर रहे हैं तो यहाँ भी नॉट लगेगा, यहाँ भी नॉट लगेगा, क्योंकि ये एक विशेष आवृत्ति है जिस पर प्रतिवर्ती धारा परिपथ की संपूर्ण प्रतिरोध जो है, प्रतिबाधा जो है, न्यूनतम हो जाता है, और इससे बहने वाली धारा क्या होता है? महत्तम हो जाता है। समझ में आ गया? तो अगर अनुनादी आवृत्ति पर बात करें तो यहाँ भी नॉट लगेगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, और इक्वल टू होगा 1/L। मतलब एल को नीचे लाए या इसको ऊपर ले जाए। समझ में आ गया? अब यहाँ लिखेंगे ओमेगा नॉट बराबर 1/LC, और यहाँ लग जाएगा √अंडर। तो इसको करोगे तो 1/ क्या होगा? बोलो, LC हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब यहाँ से यहाँ स्क्वायर को उधर भेज चुके हैं, और ओमेगा की जगह क्या लिखे? देखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π न्यू, पढ़ा है क्या? तो ओमेगा नॉट की जगह क्या होगा? 2π न्यू नॉट, क्योंकि ओमेगा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा न्यू उतना ज्यादा ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2π न्यू नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो अगर न्यू नॉट निकालना है तो √अंडर क्या? 1/2π और इंटू √LC। इसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। इसे क्या कहते? बोलो, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला न्यू नॉट इक्वल टू 1/2π √L और इंटू C।
ठीक है। अब रेजोनेंस कर्व क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति का ग्राफ क्या होगा। देखो ग्राफ हम बता देते हैं, इसको ग्राफ को अगर समझना है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में चल जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाएंगे ग्राफ कैसे बना। आगे बात समझ में, अभी समझा देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहां तक पूरा डेरिवेशन करना है। अब निकालते हैं अनुनादी आवृत्ति का वक्र। अनुनादी आवृत्ति का वक्र, वक्र मतलब कर्व, अनुनादी आवृत्ति का वक्र, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व। तो रेजोनेंस कर्व कैसे आता है, देखो यहां पर क्या रखना है, यहां पर रखना करंट। ये करंट का वैल्यू यहां आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट, और इधर रखेंगे न्यू को। जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा रेजोनेंस कर्व हमको इस तरह मिलेगा। और ये काफी शार्प होता है, ध्यान रखना। थोड़ा सा और ये बना शार्प बनाने की कोशिश करते हैं। ये होता है हमारा रेजोनेंस कर्व इस तरह का। ये ग्राफ अगर समझना है बच्चा तो यू हैव टू गो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एकदम बढ़िया से खतरनाक तरीके से समझा, थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए यहाँ की आवृत्ति को मान लेते हैं, ये वाला जो आवृत्ति इसको ओमेगा 1 बोलते हैं, यहाँ की आवृत्ति को ओमेगा 2 बोलते हैं। ये वाला जो आवृत्ति है यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मतलब जेड का, ये आई का वैल्यू मैक्सिमम तभी मिलेगा जब यहाँ पर आर क्या होगा बोलो, मिनिमम। आर ने बोल के जेड बोलते हैं, तो जेड का वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होगा, ध्यान रखना। समझ में आ गया। अच्छा, तो यहां पर ये होता है रेजोनेंस कर्व। अब एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए पूछता भी है कि अनुनादी वक्र क्या है, तो अनुनादी वक्र समझा देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति तथा प्रत्यावर्ती, देखो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा के साथ जब एक ग्राफ खींचा जाता है तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अनुनादी वक्र कहते हैं। समझ गया ना, ध्यान रखना। तो ये रेजोनेंस कर्व हो गया। रेजोनेंस कर्व कुछ इस तरह नजर आता है, शार्प नजर आता है। यहाँ से हचाक से करंट बढ़ता है और हचाक से यहाँ से क्या होता है, घटता है। ये हमारा कौन सा कर्व हुआ, रेजोनेंस कर्व। यहाँ का जो आवृत्ति दिख रही है इसको ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। देखो इन दोनों के बीच का जो गैप नजर आ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ओमेगा 1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ओमेगा 2। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलेंगे बोलो, बैंड विड्थ बोलेंगे, याद रखना, बैंड विड्थ बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ यहां से यहां तक था उसको क्या बोलते बोलो, बैंड विड्थ। अगर हम यहां से क्वालिटी फैक्टर का बात करें, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर क्या होता है, ध्यान समझो। क्यू फैक्टर भी एग्जाम में आता है 2 नंबर में, ध्यान रखना। क्यू फैक्टर का बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर होता है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट, और बता बैंड विड्थ। न्यू नॉट की जगह यहाँ ओमेगा नॉट, क्योंकि ओमेगा नॉट पर ही हमको न्यू नॉट मिलता है, और बटा बैंड विड्थ। बैंड विड्थ कितना बोलेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अनुनादी आवृत्ति, और ये वाला क्या हुआ, बैंड विड्थ। क्या हुआ बोलो, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ, अनुनादी आवृत्ति और बैंड विड्थ के बीच के अनुपात को क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है। कौन सा फैक्टर कहा जाता है बोलो, क्वालिटी फैक्टर। अब यहाँ पुट करो, इसके जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा की जगह यहाँ पर ओमेगा नॉट ही रहने देते हैं, हालांकि न्यू नॉट आएगा यहाँ पर। तो इस जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और बैंड विड्थ इसके जगह पुट करना है, याद रखना, पुट करना है यहाँ पर बैंड विड्थ की जगह पुट होता है, पुट करना है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इस जगह पे पुट होगा R/L। ये प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सब कैसे आ रहा है ना, टेंशन है अभी तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कैसे है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा की जगह होता है R/L होता है, तो यहाँ पुट करना है R/L। और यहाँ पे देखो इस जगह पे ये कैसे लिखे, तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा समानुपाती, ओमेगा समानुपाती क्या होता है बोलो, न्यू होता है। यानी कि अगर हम यहाँ ओमेगा नॉट लिखें तो यहाँ भी न्यू नॉट आएगा, याद रखना, यहाँ ओमेगा नॉट तो यहाँ भी न्यू नॉट, क्योंकि जैसे जैसे ओमेगा बदलेगा
है ना, न्यू भी बदलेगा। तो ओमेगा जो है न्यू पर डिपेंड करता है, तो ओमेगा नॉट तो न्यू नॉट, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा नॉट की जगह न्यू नॉट। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ हो गया न्यू नॉट और ये जाएगा एल ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो आर। अच्छा ये क्या है ध्यान रखना, ये है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस मतलब अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, न्यू नॉट इक्वल होता है 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब इसकी जगह पुट करो तो 1 बाई क्या होगा बाबू 2 पाई रूट अंडर क्या आ गया बोलो एल सी, और यहाँ आ गया एल बाई आर। अब एल की जगह क्या लिख सकते हैं, हम इधर बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां जगह नहीं इधर लिख रहे हैं। तो क्या करोगे, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्यू फैक्टर ना। तो क्यू फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आगे, तो यहां लिखोगे 1/2 पाई, यहाँ रूट अंडर एल और रूट सी, मतलब ये से लिख सकते हैं रूट एल रूट सी, और ऊपर में एल बाई आर है, तो एल को जो यहाँ रूट एल और रूट एल लिख सकते हैं, एल को 2 बार, और यहाँ लिखेंगे आर, तो आर ही रहेगा। अब देखो ए से ये कैंसिल हो गया, अब बच्चा ऊपर में एल नीचे में सी, और आर तो बाहर आ जाएगा, तो क्यू फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया बाबू, तो क्यू फैक्टर इक्वल टू आया 1/2 पाई आर। ठीक है, ये भी रूट ये भी रूट, तो दोनों एक साथ लिख देते हैं, एल बाई क्या आ गया बोलो सी। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा किसके लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए। तो याद रखना ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुनादी आवृत्ति क्या, इसके व्यंजक को प्राप्त करें तथा क्वालिटी फैक्टर को समझाएं। इस तरह करके 3 मार्क्स में आ सकता है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग रेजोनेंस कर्व को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं 5 मिनट का होगा, देख लेना ना। ठीक है, तो तब तक ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, नाम होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस कर्व। इसको हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।